हेलो स्टूडेंट्स, गुड आफ्टरनून। आज मैं, जैसा कि मैंने पीछे के क्लास में बीए पार्ट 2 पेपर 2 सब्सिडरी कोर्स के एबनॉर्मल साइकोलॉजी में जो अध्याय है उसमें मन के गत्यात्मक एवं आकारात्मक पहलू की चर्चा करनी थी। हमने मन के आकारात्मक पहलू, जिसमें चेतन, अचेतन और अर्धचेतन की बात आती है, उसकी विस्तृत व्याख्या की। फ्राइड का जो कॉन्सेप्ट अचेतन का था, तो फ्राइड के जो दो शागिर्द, जो शिष्य, दो कलीग थे, उनके विचारधाराओं पर भी हमने चर्चा की। एडलर जुंग के विचारधाराएं एवं फ्राइड की विचारधाराएं से मेल खाते हुए किस मनोवैज्ञानिक की विचारधाराएं थी, उन पर चर्चा की। अचेतन के अस्तित्व, अचेतन की विशेषताएं, अचेतन का मनोविज्ञान में महत्व आदि बिंदुओं पर चर्चा करने के बाद अब समय आ गया है कि हम लोग चर्चा करें कि मन का जो गत्यात्मक पहलू है वह क्या है। फ्राइड के अनुसार मन का गत्यात्मक पहलू क्या है। पहले वाला जो पहलू था वह मन का आकारात्मक पहलू था। आकार के आधार पर, टोपोलॉजी के आधार पे, टोपोग्राफी के आधार पे, टोपोलॉजिकल एस्पेक्ट ऑफ माइंड था। इसे हम लोग स्ट्रक्चर या गत्यात्मक इसलिए कहते हैं, और इसकी परिभाषा भी ब्राउन के द्वारा बहुत ही अच्छी दी गई है। सबसे पहले हम देखेंगे कि फ्राइड ने मन के जो गत्यात्मक पहलू है उसके बारे में क्या कहा। फ्राइड के अनुसार मन का गत्यात्मक पहलू से तात्पर्य उन साधनों या प्रतिनिधियों से होता है जिसके द्वारा जो इंस्टिंक्ट या मूल प्रवृत्ति जिसको कहते हैं, मूल प्रवृत्तियों से उत्पन्न मेंटल कॉन्फ्लिक्ट्स का समाधान होता है। इसी को बड़े अच्छे ढंग से बड़े प्रसिद्ध मनोवैज्ञानिक ब्राउन ने कहा कि व्यक्तित्व के गत्यात्मक पहलू से फ्राइड का तात्पर्य उन गतिविधियों से है या उन प्रतिनिधियों से होता है जिनके मूल प्रवृत्तियों से उत्पन्न रहने वाले संघर्षों का समाधान किया जाता है। यह कुछ शब्द है, जैसे मूल प्रवृत्तियों से फ्राइड का तात्पर्य, वैसे जन्मजात बॉडली एक्साइटेशन, जन्मजात शारीरिक उत्तेजना से होता है जिनके द्वारा व्यक्ति के सभी तरह के व्यवहार निर्धारित होते हैं। यह एक प्रकार का जन्मजात उत्तेजना है, स्टिमुलस है, जिसके द्वारा हमारे व्यवहार प्रभावित होते हैं। फ्राइड ने मूल प्रवृत्तियों को मूलतः दो वर्गों में, मूल प्रवृत्तियों को भी फ्राइड ने समझाने के दृष्टिकोण से मूल प्रवृत्तियों में दो प्रकार के बताया है। एक है लाइफ इंस्टिंक्ट और दूसरा है डेथ इंस्टिंक्ट। लाइफ इंस्टिंक्ट, जिसे पॉजिटिव माइंड भी कहा जाता है, वैसा प्रवृत्ति जीवन का जिसके द्वारा व्यक्ति में कंस्ट्रक्टिव वर्क करने की भावना विकसित होती है, उसके द्वारा निर्माण की बात होती है, उसे हम लोग लाइफ इंस्टिंक्ट कहते हैं। ठीक उसके विपरीत एक ऐसी विचारधारा, एक ऐसी मूल प्रवृत्ति व्यक्ति के अंतर्गत पाई जाती है जिसे डेथ इंस्टिंक्ट कहते हैं, जो हमेशा एग्रेसिव बिहेवियर, विध्वंसात्मक कार्रवाई, संसार को, समाज को, परिवार को तोड़ने, फोड़ने, विध्वंस करने की कार्रवाई की बात करता है। उसको हम लोग डिस्ट्रक्टिव या डेथ इंस्टिंक्ट के नाम से भी जाना जाता है। सामान्य व्यक्तित्व में इन दोनों तरह के प्रवृत्तियों का महत्व होता है और दोनों के बीच संतुलन होना बहुत आवश्यक होता है, क्योंकि लाइफ इंस्टिंक्ट और डेथ इंस्टिंक्ट में यदि समानता नहीं रहेगा तो व्यक्ति का व्यक्तित्व ठीक ढंग से डेवलप नहीं कर पाएगा और दोनों परस्पर विरोधी मूल प्रवृत्तियों में संघर्ष भी होता रहता है और व्यक्ति हमेशा उस संघर्ष को समाधान भी करने की कोशिश करता रहता है। मतलब कंस्ट्रक्टिव वर्क और डिस्ट्रक्टिव वर्क की भावनाओं के बीच हमारे मन में अक्सर हाँ जो है वो संघर्ष भी होता रहता है। इन संघर्ष को समझाने के लिए फ्राइड ने तीन प्रकार के एजेंट्स या प्रतिनिधि की चर्चा की है, जिसका नाम ईड, ईगो और सुपर ईगो कहा है। अर्थात हमारे जितनी भी मूल प्रवृत्तियां होती हैं वह हमेशा वही तीनों से गाइडेड होती रहती हैं। अब हम देखने की कोशिश करेंगे
कि ईड, जिसे हिंदी में उपाहम भी कहा गया है, उसका व्यक्तित्व के पटल पर या मानस पटल पर क्या महत्व है और वह किस तरह से उसके बारे में फ्राइड महोदय ने व्याख्या की है, उसकी हम लोग चर्चा करेंगे। उपाहंग व्यक्तित्व का जैविक तत्व है जिसमें उन मनोवृत्तियों का भरमार रहता है जो जन्मजात होती हैं तथा जो संगठित, असंगठित, कामुक, आक्रामक तथा किसी नियम आदि को मानने वाली नहीं होती है। यह हमेशा प्लेजर प्रिंसिपल से गाइडेड होता है और इसकी भावनाएं ठीक उसी तरह नवजात शिशु की तरह होती है कि यदि उसको चांद की भावना हुई या अभी चांद चाहिए तो चांद आप तोड़ के ला दीजिए। मतलब किसी भी चीज़ की इच्छा इलॉजिकल वे से यदि प्रस्तुत करता है तो उसकी जिस प्रकार पूर्ति करता है व्यक्ति, ठीक उसी तरह की भावना ईड की भावना होती है। वह हमेशा प्लेजर, सुख के गाइड से संतुष्टि उसका चाहता है। उसको यह मतलब नहीं है कि यह व्यवहारिक है कि अव्यवहारिक है, इसकी पूर्ति संभव है कि नहीं संभव है, आप इसको पूरा करने में सक्षम है या नहीं सक्षम है। वह बिना रोक टोक के इसकी पूर्ति चाहता है और पूर्ति करके संतुष्टि प्राप्त करना उसका एकमात्र ध्येय रहता है। इसीलिए उपाहम की जितनी भी प्रवृत्तियां होती हैं वह आनंद से निर्देशित होती हैं। इसीलिए इसको मनोवैज्ञानिक प्लेजर प्रिंसिपल से गाइडेड बताते हैं। उसमें कोई विवेक, चिंतन, उचित अनुचित का कोई ख्याल नहीं रहता है। उपाहम की प्रवृत्तियां का वास्तविकता से कोई मतलब भी नहीं होता है क्योंकि वह अचेतन की भावना होती हैं और सच्चाई से, संघर्षों से या दूर हटकर उपाहम मूलतः दो तरह के उपक्रम, जिसे मैकेनिज्म कहते हैं, उसके आधार पे काम करता है। एक है सहज प्रक्रिया और दूसरा है प्राइमरी प्रोसेस। सहज प्रक्रिया में कुछ ऐसी क्रियाएं होती हैं जैसे खांसना, छींकना, आँख मिचलना आदि कुछ ऐसी क्रियाएं होती हैं जिसके आधार पे उसकी पूर्ति करके जो उसकी इच्छाएं होती हैं, मेंटल कन्फ्लिक्ट को कम कर लिया रहता है। ये जितनी भी प्रक्रियाएं होती हैं ये रिफ्लेक्स एक्शन है, सहज प्रक्रियाएं हैं। यह मानव निर्मित नहीं है बल्कि हेरिडिटरी होता है, बाय जीन्स होता है, बायोलॉजिकली होता है और रिफ्लेक्स एक्शन कहलाता है। जबकि जो दूसरी प्रक्रिया है उसमें उद्दीपकों, स्टिमुलू को इच्छा की संतुष्टि होती थी, उसके बारे में कल्पना कर अपना संघर्ष या तनाव दूर करता है। जैसे बच्चे को जब मन होता है तो खिलौने से खेलता भी है और खिलौनों के तोड़ भी के भी सुख की प्राप्ति करता है। तो खेलना, उसे प्यार करना, वह सहज प्रक्रिया है और वह लाइफ इंस्टिंक्ट है, जबकि उसको पटक के तोड़ देना उसी वस्तु को डेथ इंस्टिंक्ट को इंगित करता है। अब हम यहाँ देखेंगे कि जो उपाहम या ईड की जितनी भी विशेषताएं हैं, ईद को समझने के लिए वह बहुत ही मायने रखती है। उस पर हम एक एक कर चर्चा करेंगे और बिंदुवार चर्चा करेंगे जिससे स्पष्ट हो जाएगा कि ईद की क्या क्या विशेषता है। पहला है कि ईद में लाइफ इंस्टिंक्ट तथा डेथ इंस्टिंक्ट दोनों का ही समावेश रहता है। मूल प्रवृत्ति जीवन की रचनात्मक कार्य करने को हमको, बच्चों को या व्यक्ति को निर्देशित करता है, जबकि विध्वंसात्मक प्रवृत्ति, डिस्ट्रक्टिव फोर्सेज या डिस्ट्रक्टिव इंस्टिंक्ट हमेशा हमको वैसे काम करने से रोकता है या करवाता है जिससे किसी का अहित करके हमको संतुष्टि मिलता है। इन दोनों कार्यों में, दोनों ही कार्यों के द्वारा, बच्चे हों या बड़े हों, उससे आनंद की पूर्ति होती है। इसी में हमने उदाहरण देके बताया कि बच्चे को जब खेलना रहता है तो वह एक खिलौने से सुख की प्राप्ति करता है, लेकिन खेलते खेलते जब उसका मन उब जाता है तो उसको तोड़ के भी सुख की प्राप्ति करता है।
यहाँ लाइफ इंस्टिंक्ट और डेथ इंस्टिंक्ट दोनों की बात हो रही है और दोनों के आधार पे संतुष्टि की बात होती है। तो इसीलिए कहा जाता है विशेषता के लिए वो उपाहंग का कि ईड की जो इच्छाएं होती हैं वह दोनों मूल प्रवृत्तियों से गाइडेड होती हैं, जो कि लाइफ और डेथ इंस्टिंक्ट दोनों होता है। दूसरी विशेषता है कि जीवन की वास्तविकताओं से इसका कोई संबंध नहीं होता है। ईड इज नॉट कनेक्टेड विद द रियलिटीज ऑफ द लाइफ। वास्तविकता क्या है, क्या होना चाहिए, इससे इनको कोई मतलब नहीं होता है। बस इनका एकमात्र ध्येय रहता है कि हमारे मन में जो इच्छा आई है उसको एनी हाउ संतुष्टि हो, उसकी हम पूर्ति करें और पूर्ति करने के बाद उसको हम संतुष्ट हों, यही उसका मात्र ध्येय रहता है। यही कारण है कि उपाहम नैतिक एवं सामाजिक प्रतिबंधों का बिना ख्याल किए ही अपनी इच्छाओं की पूर्ति चाहता है और उसके लिए ललायित भी रहता है। जब कोई बच्चा कोई निर्णय ले लेता है कि हमको अमिक रात के 12 बजे मिठाई की दुकान से आप लड्डू ला के खिलाइए, तो उसका जीवन की मतलब रियलिटी से तो कोई मतलब नहीं है कि रात के 12 बजे कहाँ से मिठाई आएगी, लेकिन उसकी पूर्ति वह करने के लिए जोर देता है और वह चाहता है कि किसी भी तरह हमको रात के 12 बजे 1 बजे यदि लड्डू खाने की इच्छा है तो वह हमारे सामने लाना चाहिए। तो उसमें ऐसी ही विचारधाराएं आती हैं, अधिकतर ऐसी विचारधाराएं आती हैं जिसका जीवन से और वास्तविकता से कोई संबंध नहीं रहता है, कोई तारतम्यता नहीं रहता है। अब उसमें ईड की इच्छाएं इसी प्रकार की होती हैं। तीसरी जो एक विशेषता है वह है कि ईड इज गाइडेड बाय प्रिंसिपल ऑफ प्लेजर प्रिंसिपल, आनंद के नियम से निर्देशित होता है। जैसा कि हमने बताया कि जब इच्छाएं जन्म लेती हैं तो केवल उपाहम में ऐसी ही इच्छाएं जन्म लेती हैं जो कि अनुचित, अविवेकपूर्ण, असामाजिक, अनैतिक नियम के विपरीत होती हैं और सिर्फ उसकी पूर्ति चाहता है। जैसे किसी महिला को देखने पर, किसी लड़की को देखने पर किसी की ईद की इच्छा उससे कामुक संबंध बनाने का होता है, सेक्सुअल रिलेशंस बनाने का हो सकता है। वह यह नहीं समझता है कि ये किसी की बहन है या कि मेरे दोस्त की सहेली की बहन है या किसी का संबंधी है। वह ईद की इच्छा से गाइडेड होता है, प्लेजर प्रिंसिपल से गाइड होता है और नैतिकता से उसका कोई संबंध नहीं होता है। अपनी उस इच्छा को वह दमित, चूँकि वास्तविक जीवन में ऐसा कर पाना संभव नहीं है, तो वैसी स्थिति में कई तरह की घटनाओं, कई तरह के प्रतिबंध के कारण उसकी इच्छा धकेल दी जाती है अचेतन मन में। वही ईड की इच्छा रहती है जो कि स्वप्न के द्वारा, अन्य विधियों से उसकी पूर्ति करते हुए पाता है। इस तरह से उसकी मानसिक इच्छा तृप्त होती है। लेकिन ईड की इच्छा हमेशा बुरी प्रवृत्तियों का, अनैतिक प्रवृत्तियों का, वास्तविकता से कोई मतलब नहीं हो, ऐसी इच्छा रहती है। अब वह हमेशा अपने सुख के लिए ललायित रहता है। उसको नियम, कानून, नैतिकता, अनैतिकता, सामाजिकता, असामाजिकता, वस्तु स्थिति, वास्तविकता से कोई मतलब नहीं रहता है। तो यह उपाहम की विशेषता का एक यह भी विशेषता है। दूसरा है कि यह उपाहम की जो इच्छाएं होती है वह इलॉजिकल, अतार्किक होती है। एक ही समय में वह किसी लड़की या महिला के साथ कोई व्यक्ति सेक्सुअल रिलेशन भी करना चाहता है, उसकी नहीं पूर्ति होने पर उसको मर्डर करने की बात भी सोचता है और इस तरह की इच्छा उसके मन में आती है। तो ये इच्छाएं इलॉजिकल होती है, इसमें कोई तार्किक संबंध नहीं रहता है कि जिससे आप शारीरिक संबंध भी बनाना चाहते हैं उसी को मारने का भी ख्याल रखते हैं। तो यह ईद की इच्छा बहुत ही अनैतिक और अपराधी किस्म की होती है। दूसरा नेक्स्ट है कि उपाहम नैतिकता से परे एवं असंगठित होता है। इसका संबंध है कि उसको सही और गलत का ज्ञान नहीं होता है। नैतिक अनैतिक में अंतर हमने पहले ही बताया कि कोई मतलब नहीं होता है। और असंगठित कहने का मतलब है कि एक दूसरे से संबंध नहीं रखता है। कभी कभी ऐसी विचारें उसके मन में विचार आते हैं जिसको कोई तारतम्यता ही नहीं रहता है, डिसऑर्गेनाइज्ड वे में रहता है। यदि उसको हम लोग कोशिश करके जोड़ने की भी कोशिश करते हैं
तो पाते हैं कि वह अजीब तरह का बिजारे बिहेवियर या विचित्र व्यवहार करता है। उसमें तारसंगिकता, आपसी रिलेशन घटनाओं के बीच नहीं होता है, अर्थात वह असंगठित तरीके का होता है। अंत में ईड इज फुल्ली अनकॉन्शस, अचेतन प्रकार का यह होता है। उपाहम की जितनी भी इच्छाएं होती हैं वह सारी की सारी भावनाएं चूँकि अनैतिक होती हैं, चूँकि अवास्तविक होती हैं, चूँकि सारे प्रिंसिपल ऑफ प्लेजर प्रिंसिपल से गाइड होती हैं, एमोरल किस्म की होती हैं, नैतिकता से संबंध नहीं होता है, इसीलिए ऐसी इच्छाएं तो अचेतन की ही हो सकती हैं। इसीलिए यह कहा जाता है कि उपाहम या ईड जिसको हिंदी अंग्रेजी में कहते हैं, उनमें पाई जाने वाली सारी इच्छाएं अचेतन स्वरूप की होती हैं। तो आज हमने कोशिश किया देखने का कि जो मन का गत्यात्मक पहलू है वह क्या है, और गत्यात्मक पहलू के जो 3 प्रकार हैं जिसमें ईड, ईगो और सुपर ईगो, उसमें जो ईड की बात आती है उसकी चर्चा हम लोगों ने की। नेक्स्ट क्लास में हम लोग देखेंगे कि ईगो, जिसे अहं कहा जाता है, वह क्या है और उसकी क्या क्या विशेषताएं हैं। थैंक यू।